नमस्कार। आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, सरकारी दस्तावेज हैं और कुछ ताज़ा खबरें भी हैं। आज हम देखेंगे कि दुनिया कैसे बदल रही है, खासकर ग्लोबल साउथ के उभार से, और साथ ही स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर भी नजर डालेंगे। कोशिश यही है कि ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, दुनिया में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो व्यवस्था थी वो अब बदल रही है, और वजह ग्लोबल साउथ का उदय। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ग्लोबल साउथ सिर्फ मतलब एक ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। ये विकासशील देशों का एक समूह है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश, जिनके कह सकते हैं साझा ऐतिहासिक अनुभव हैं, चुनौतियां हैं, और अब ये देश ज्यादा मुखर हो रहे हैं। पहले दुनिया जैसे बाइपोलर थी, अमेरिका, सोवियत संघ, फिर यूनिपोलर हुई, सिर्फ अमेरिका। लेकिन अब चीन और भारत जैसे देशों की बढ़ती आर्थिक ताकत, सोचिए, ग्लोबल ट्रेड में लगभग 40% हिस्सेदारी। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और उनकी मुखर कूटनीति भी, जैसे COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड की बात मनवाना। हाँ, वो काफी चर्चा में था। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ना वैश्विक संतुलन को बदल रही हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये पावर शिफ्ट का संकेत है। और इसी बदलते माहौल में देशों की अपनी नीतियां, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां, वो भी अहम हो जाती हैं। सुना है WHO जैसी संस्थाएं तंबाकू, शराब और जो मीठे पेय हैं उन पर हेल्थ टैक्स बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। जी हाँ, WHO का लक्ष्य तो ये है कि अगले 10 साल में इनकी कीमतें कम से कम 50% बढ़ें। और कारण सीधा सा है, ये सारी चीजें गैर संचारी रोगों यानी NCDs का बहुत बड़ा कारण है। दुनिया भर में जो 75% मौतें होती हैं वो इन्हीं NCDs की वजह से होती हैं। 75%? बाप रे। हाँ, और WHO का मानना है कि टैक्स बढ़ाना खपत कम करने का सबसे कारगर तरीका है। हमने देखा भी है, जैसे कोलंबिया और सऊदी अरब में टैक्स बढ़ा तो खपत घटी। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ स्वास्थ्य का ही नहीं, अर्थव्यवस्था का भी मामला बन गया। निश्चित रूप से। एक अनुमान है कि ऐसे टैक्स से दुनिया भर में सालाना करीब $740 बिलियन का राजस्व आ सकता है। $740 बिलियन? हाँ, और इस पैसे को स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है, और ये उन NCD से लड़ने में भी मदद करेगा जो अक्सर आप देखें तो गरीबों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हाँ, ये बात भी है। भारत भी तो कुछ कर रहा है इस दिशा में, जैसे वो सोडा वाले ड्रिंक्स पर GST और सेस लगा है। जी बिल्कुल, वारित पेय पर GST और उपकर है, ट्रांस फैट की सीमा तय की गई है। तो ये दिखाता है कि स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियां साथ साथ चल सकती हैं। सही कहा। और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भारत की महत्वाकांक्षाएं भी काफी बड़ी हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के रसायन उद्योग के लिए 2040 तक $1 ट्रिलियन का उद्योग बनने का लक्ष्य रखा गया है। $1 ट्रिलियन? हाँ, और साथ ही जो ग्लोबल वैल्यू चेन है GVC, उसमें अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 3.5% से बढ़ाकर 12% करनी है। ये भी उसी बड़ी कोशिश का हिस्सा है जहां भारत ग्लोबल साउथ में और दुनिया में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहा है। लेकिन अभी भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर तो है, पर हिस्सेदारी सिर्फ 3.5% है। तो ये 12% का लक्ष्य, इसमें चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां तो कई हैं। सबसे बड़ी है कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता। 2023 में ही $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था इस सेक्टर में। ओह। दूसरा, R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश बहुत कम है। ग्लोबल औसत 2.3% है, भारत में सिर्फ 0.7%। काफी कम है। हाँ, फिर कुशल लोगों की कमी है, करीब 30% की, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना मजबूत नहीं है। रिपोर्ट में सरकारी मदद जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग, वर्ल्ड क्लास केमिकल हब बनाने और मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTAs पर जोर देने की बात कही गई है। अच्छा। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही नहीं है ना? अभी दिल्ली में OPCW यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बैठक हुई थी, और इंडियन केमिकल काउंसिल को OPCW द हेग अवार्ड भी मिला। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये बहुत सकारात्मक है। ये दिखाता है कि भारत केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, उसने भारतीय ओलंपिक संघ मतलब IOA में गवर्नेंस के संकट पर चिंता जताई है, और भारत में बढ़ते डोपिंग के मामलों पर भी। ओह, और ये तब जब भारत 2036 ओलंपिक होस्ट करने की सोच रहा है। बिल्कुल।
तो ये दिखाता है कि कैसे घरेलू शासन के मुद्दे आपकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर असर डाल सकते हैं। सही बात है। और ये शासन वाले मुद्दे सिर्फ खेल संघों तक ही नहीं है शायद। छत्तीसगढ़ में भी कुछ हुआ था वन अधिकार को लेके। हाँ, वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स CFRR पर एक निर्देश था जिसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत जो आदिवासी समुदायों के अधिकार हैं उन्हें शायद कमजोर कर रहा था। तो जमीनी स्तर पर नीतियां लागू करना भी एक चुनौती है। बिल्कुल। और इन सब के बीच पर्यावरण की चिंताएं अपनी जगह हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 आया है। दुनिया में शांति का स्तर और गिरा है। भारत 115वें स्थान पर है। 115वें? हाँ, और क्लाइमेट चेंज का सीधा असर भी दिख रहा है। जैसे तमिलनाडु का करियाचल्ली द्वीप है, वो समुद्र का लेवल बढ़ने और कटाव की वजह से डूब रहा है। उसे बचाने की कोशिशें चल रही हैं। ये दिखाता है कि हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लोकल सॉल्यूशन खोजने होंगे। हाँ, बिल्कुल। चलते चलते दो और खबरें हैं जो इसी पूरी तस्वीर से जुड़ती हैं। एक तो भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं जल्दी। हाँ। और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भी 1.05 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ये भारत की बदलती सामरिक स्थिति दिखाता है। जी। और दूसरी तरफ इथियोपिया ने ब्लू नील नदी पर अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट GERD पूरा कर लिया है। ये ग्लोबल साउथ के अंदर ही विकास और संसाधनों के बंटवारे की अपनी जटिलताओं को दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये सारे मुद्दे ग्लोबल साउथ का उदय, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उद्योग, शासन, पर्यावरण, सुरक्षा सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जी। भारत इन सभी मोर्चों पर एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है, ऐसा लगता है। हाँ, ये सभी घटनाक्रम यही दिखाते हैं कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। कोई भी कदम आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते, उसका असर कई लेवल पर पड़ता है। चुनौतियों को देखते हुए भारत के भविष्य के वैश्विक प्रभाव के लिए कौन सा एक क्षेत्र सबसे निर्णायक साबित हो सकता है? क्या वो आर्थिक तरक्की होगी, या पर्यावरण को बचाना, या फिर कूटनीतिक कुशलता? इस पर जरूर सोचिएगा।